नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और आज टॉपिक होगा आपका राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। और इस समय जो थे आपके वो थे आपके लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है ना। मॉन्टेग्यू जो थे वो आपके भारत सचिव थे। ठीक है ना। इसलिए आप जानते होंगे मॉन्टेग्यू जेम्स फूड क्या आया था, आपके रिफॉर्म्स आए थे 1919 में। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय थे जब आपकी बोल सकते हैं दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 11 के आसपास। पढ़ लेते हैं पहले। लॉर्ड रीडिंग आते हैं आपके कब, जब आपका रॉलेट एक्ट या बोल सकते हैं आपका जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। तो लॉर्ड जेम्स फूड की अगर बात करें 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में उस समय हुआ था जब बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू थे और एक और थे यार, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और अरे यार नाम भूल गया। सैफुद्दीन किचलू, दूसरे कौन थे यार? सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनकी रिहाई के लिए, क्योंकि अब जानते हैं ना ये सारा विरोध चल रहा था रॉलेट एक्ट के लिए। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना बोल सकता शक के आधार पर भी गिरफ्तारी हो सकती है, कोई वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण बोला जाता है कि 400 से अधिक लोग मारे गए थे। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट है। ठीक है ना। गांधी जी ने विरोध में अपना केसरे हिंद का सम्मान लौटा दिया था। केसरे हिंद तब मिला था जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उनके प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। मदद की थी उन्होंने, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सैनिकों की। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड का सम्मान अपना वापस कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें 1910 से 1916 तक, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। और ये याद रखना, और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है ना। भारत के जो समय के किंग रहते हैं, भारत के मान लो इंग्लैंड के भी रहते हैं, किंग जॉर्ज पंचम। तो राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया जाता है। राजधानी हस्तांतरण की घोषणा की जाती है। तो ये थोड़ा दिमाग में। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें 1921 से 1925, 1922 में जाकर रॉलेट एक्ट क्या होता है आपका निरस्त होता है, ये आपने याद रखना है। मोपला विद्रोह इन्हीं के टाइम पर हुआ था जो केरल में चलता है आपका। ठीक है ना। जहाँ पर आपके जो हिंदू जमींदार और जो आपके क्या रहते हैं मुस्लिम किसानों के बीच में विद्रोह पैदा हो जाता है। ठीक है ना। और याद रखना असहयोग आंदोलन का दमन भी इन्हीं के टाइम पे होता है। महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट या अधिनियम 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जो किससे संबंधित था? किसी भी अनुच्छेद को प्रकाशित करने के लिए नहीं, अलग सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं, भारतीयों को सिविल से परीक्षाओं में शामिल नहीं, मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने के लिए, हाँ ये था, बिना वारंट के, जिसमें आता है नो वकील नो दलील नो अपील। तो लिखा हुआ है रॉलेट अधिनियम को भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित कर दिया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अधिकार दिए थे। ये जानते हैं आप कब आया था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आगे लिखा 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित इसी रॉलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा इस अधिनियम को एक न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली रॉलेट समिति की सिफारिशों के अनुसार पारित किया गया था, जिसके बाद अधिनियम को नाम दे दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई थी कि यह ऐसे साक्ष्यों को भी मान्यता प्रदान कर सकती थी जो कानून के अनुसार मान्य नहीं होते थे। इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अन्य किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को किसी के भी विरुद्ध बिना वारंट जारी किए हुए तलाशी लेने तथा किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया था, याद रखना। तो रॉलेट एक्ट किसके टाइम पर हुआ था? तो एक न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, जो 6 अप्रैल से हड़ताल के साथ शुरू हुई थी। विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। श्रमिक रेलवे कार्यशालाओं में हड़ताल पर चले गए थे और दुकानें बंद कर दी गई थी। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की, जिससे बैंकों, डाकघर और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले हुए। मार्शल लॉ लगा दिया गया, आर्मी लॉ जिसे बोलते हैं। जनरल डायर ने कमान संभाली थी उस टाइम पे। और 13 अप्रैल को आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता आपका। खुदाई खिदमतगार पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान, एकमात्र पाकिस्तानी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये चाहते नहीं थे कि भारत का क्या हो, पार्टीशन हो। पर आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र किसके पास चल जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को डाल दिया जाता है जेल में।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने मार्च 1930 में किसी ख्वानी बाजार नरसंहार की पूर्व संध्या पर खुदाई खिदमतगार पार्टी का गठन किया था। 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1921 में खुदाई खिदमतगार, 1921 में अंजुमन ए इस्लाह उल अफ़गान, 1927 में किसान संगठन अंजुमन ए जमींदारन और 1927 में युवा आंदोलन पश्तून जिरगा के गठन से पहले कई सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार एक मुख्य रूप से पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था, याद रखना। इन्हें बोल सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है ना, वहाँ का गांधी बोला जाता था, क्योंकि ये भी क्या थे, अहिंसा पर क्या रखते थे, अहिंसा पर इनकी क्या थी, पकड़ थी, ठीक है ना, मानते थे अहिंसक पहलुओं को, गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता है। जून 1947 में खुदाई खिदमतगारों ने बन्नू प्रस्ताव घोषित किया, जिसे कहा गया कि पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों की रचना करते हुए पश्तूनिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य बनाने का विकल्प दिया जाए। ठीक है, तो पश्तून आंदोलन से संबंधित है। 1916 का लखनऊ समझौता के बीच के समझौते के लिए जाना जाता है। युद्ध के बाद भारत व स्वशासन की मांग पर मुस्लिम और ब्रिटिश पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ आ जाते हैं। लाने का जो श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट को जाता है, और फिर अगले साल 1917 में उन्हें कलकत्ता अधिवेशन की कमान भी दे दी जाती है। ठीक है ना, तो इसमें आपके नरम दल, गरम दल, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग सब एक साथ आ जाते हैं लखनऊ समझौते के तहत। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो लिखा 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाने वाला एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार के सामने आम राजनीतिक मांगों को रखा गया, जिसमें युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग की गई थी। इस संधि ने पृथक निर्वाचक क्षेत्र और विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के महत्व और आरक्षण की प्रणाली को क्या कर दिया था, स्वीकार कर लिया था। ये आपने याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने नाइटहुड, अभी तो बताया रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने लौटा दी थी नाइटहुड की। गांधी जी ने कौन सी लौटाई थी, ठीक है ना, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये आपने याद रखना है। लिखा 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपना नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया था। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा की व्यवस्था की, जिसके बाद उन्होंने अंततः अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतीकात्मक कार्य के रूप में बंद कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रावलत यानी रॉलेट एक्ट और दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल डायर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ये माइकल ओ डायर है, जो बोल सकता है परमिशन देता है, ऑर्डर देते हैं, और आर डायर फायर कर देता है। कंफ्यूज मत होना, एक ओ डायर है और एक आर डायर है। ओ ने ऑर्डर दिया, आर ने फायर किया, सैनिकों के साथ वहाँ आया। और उधम सिंह ने 1940 में किसको मार दिया था, ओ डायर को मार दिया था, ठीक है ना, कैक्सटन हॉल लंदन में। तो अवरुद्ध सैनिकों को नित्य भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। अंधाधुंध गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली और 1000 लोगों की मौत हुई। अंग्रेज बोलते हैं 400 भी, ठीक है ना। जब इस पर खुद आईएनसी ने क्या की थी, एक बोल सकते हैं कमेटी फॉर्म की थी, उसमें पता लगा था 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। सरकार ने नरसंहार में पूछताछ के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की थी, याद रखना। ये हंटर कमीशन है, ठीक है ना, एक हंटर कमेटी है, वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी। और एक हंटर कमीशन है जो किसकी जांच के लिए बैठा था, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने कर दी थी। और आप जानते हैं उत्तराखंड में इन्हीं के नाम पर क्या एक बोल सकते हैं आपका जिला है। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये गोला मार देना जब नहीं रहता लिखा हुआ। तो इसका उद्देश्य भारत में एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था, बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं लाला हरदयाल, ठीक है ना, से संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में क्यों थी, गठित हुई थी। स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक और समतावादी सामग्री पर आधारित थी। इसने 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक साप्ताहिक पत्र गदर प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। इसने बड़ी संख्या में भारत के किसानों और सैनिकों को सफलतापूर्वक संगठित किया था, नहीं कर पाई थी, ये गलत हो जाता आपका आंसर। पढ़ लेते हैं। 1913 में फॉर्म हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर, जिसको बोलते हैं विद्रोह, ठीक है ना, पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाबी सिख किसान और पूर्व सैनिक थे, जो आजीविका की तलाश में वहाँ चले गए थे और जिन्हें नस्लीय और आर्थिक भेदभाव का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा था। गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता जैसे लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना। पार्टी का निर्माण साप्ताहिक पत्र गदर के इर्द गिर्द किया गया था, जो 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के साथ गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन पर एक हिंसक हमला शुरू करने का फैसला लिया। करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता को भारत भेजा गया और बंगाल के क्रांतिकारियों सचिंद्र नाथ सान्याल और रासबिहारी बोस को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। ये आपने याद रखना है।
गद्रियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनका उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना है। पार्टी की विचारधारा दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष थी, धर्मनिरपेक्ष याद रखना सेक्युलर थी। गदर विचारधारा की विशिष्ट विशेषता इसकी लोकतांत्रिक और समतावादी सामग्री थी। गदर नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उन्होंने हर स्तर पर संगठनात्मक, वैचारिक, रणनीतिक, सामरिक, वित्तीय तैयारी की सीमा और मात्रा की पूरी तरह से कम करके आंका जो सशस्त्र विद्रोह के प्रयास से पहले आवश्यक थी। वह भूल गए कि कुछ हजार असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों को, जो पहले से ही गोरे विदेशियों के हाथों नस्लीय भेदभाव के कारण अत्यधिक आवेशित भावनात्मक स्थिति में थे, लाखों किसानों को जुटाने और प्रेरित करने के शानदार कार्य से बहुत अलग था। ठीक है ना। इस प्रकार वे बड़ी संख्या में किसानों और सैनिकों को लामबद्ध करने में क्या रहे, असफल रहे। फिर भी गदर पार्टी से प्रेरित छोटे पैमाने पर विद्रोह की घटनाएं होती रहती थी। उदाहरण के लिए गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में 5वीं लाइफ इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खां और सूबेदार डंडी खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। एक कड़वी लड़ाई के बाद उन्हें कुचल दिया गया, मतलब खतरनाक लड़ाई के बाद, जिसमें कई लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस प्रशासनिक मसौदे प्रस्ताव अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909, जब मुस्लिमों को मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। रॉलेट एक्ट आप जानते हैं 1919 का ही है। पिट्स इंडिया एक्ट आएगा आपका, पिट्स इंडिया एक्ट कब का है यार, 1800 समथिंग का है, नहीं 1700, पिट्स इंडिया एक्ट 1700 समथिंग का है। ठीक है ना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ पिट्स इंडिया एक्ट लिखा होगा 1784 का। हाँ, उस समय का है जब मतलब ये रॉलेट एक्ट वगैरह आया था ना, तब का था ये 1784 का। पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे 1921 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू इसलिए बोला जाता है, वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो आपके वायसराय थे, उनकी एक रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अधिनियम में कहा गया कि भारतीय पहली बार प्रशासन के सीधे संपर्क में आए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जोड़कर जो संसद के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में एक राजतंत्र स्थापित किया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में तोड़ा गया था, एक था आरक्षित विषय और एक थे स्थानांतरित। आरक्षित वायसराय ने खुद रखे और स्थानांतरित को भारतीयों को सौंप दिया था। आरक्षित में वादे जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते थे, जैसे आपकी सिक्योरिटी हो जाती थी, आपका बोल सकते थे फाइनेंस हो जाता था, ये अपने पास रखते थे। बाकी जैसे हेल्थ वगैरह हो गया, ये सारा स्थानांतरित में रख दिया था। ठीक है ना। राज्यपाल ने अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह और भारतीय मंत्रियों की सलाह से हस्तांतरित विषयों के साथ आरक्षित विषयों को नियंत्रित किया। मताधिकार में वृद्धि की गई और सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली की ओर वो विस्तार किया गया। महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला। याद रखना, ये पहली बार था जब पूरे विश्व में महिलाओं को अधिकार मिलना स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है ना, बोल सकते हैं मतदान का अधिकार। प्रांतीय परिषदों को अविधान परिषद कहा जाता था। आगे लिखा है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। अनुपूरक मतलब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते थे। इसने पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के सहयोग लिया था। इसने अलग निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की थी। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया। और लॉर्ड मिंटो, ये वो है आपका कौन सा, ये तो आपका मुझे लग रहा है ये आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। ठीक है ना। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, वाणिज्यिक मंडलों, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए भी काम किया था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 को, ठीक है ना, उस समय शायद से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स, तो उन्हीं के टाइम पे आया था। इसने कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए इंग्लैंड में एक प्राधिकरण की स्थापना की। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों के रूप में जाना जाता है। याद रखना, 6 सदस्य जुड़े गए थे। परिषद में गवर्नर जनरल के पास युद्ध, राजस्व और कूटनीति के संबंधित मामलों में बॉम्बे मद्रास के राज्यपालों पर अधिक अधिकार थे। ठीक है ना, राज्यपाल मतलब गवर्नर्स। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नर लिख देना। बंगाल के गवर्नर के पास ज़्यादा पावर दे दी गई थी। भारत में कार्यकारी परिषद की शक्ति 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। रॉलेट एक्ट आप जानते हैं, आम लोगों पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। आप सुन लीजिए, देखो लिखा हुआ कानून जो था मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने उन्हें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे की गिरफ्तार करने की शक्ति दी थी। इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए गांधी और अन्य नेताओं ने इस नियम के प्रति भारतीयों की आपत्ति दिखाने के लिए एक हर्टल काम को स्थगित करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया था कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, जितने भी बोल सकते हैं ब्रिटिश प्रशासन में काम कर रहे हैं लोग। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन किया गया था? ये थे मोतीलाल नेहरू। लिखा हुआ है, जनरल माइकल ओडायर ने
पंजाब प्रांत में कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, देख लीजिए ये माइकल ओ डायर है और ये रेजिनॉल्ड डायर है, मतलब आर डायर की प्रतिनियुक्ति की थी। जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पंजाब में इकट्ठा हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में कैक्सटन हॉल में जनरल माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 में क्या होता अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है दिसंबर 1919 में, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया जाता है और अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। कलकत्ता अधिवेशन की अगर बात करें सितंबर 1920 में, कांग्रेस के लाला लाजपत राय, ये विशेष सत्र है। वैसे ज़्यादातर जो आपका अधिवेशन होते थे मुख्यतः वो होते थे दिसंबर में, पर कभी कभी क्या होते थे सिचुएशन ऐसी होती थी, जैसे 1920 में सिचुएशन ये थी कि असहयोग आंदोलन क्या करना था, स्टार्ट करना था, तो विशेष सत्र उसका आयोजित किया जाता है, यह आपने याद रखना है। अमृतसर अधिवेशन की अगर बात करें 1919 में, मैंने बता दिया मोतीलाल नेहरू, और दिल्ली अधिवेशन की अगर बात करें 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे बोल सकते हैं सबसे यंग बन जाते हैं जिन्होंने आईएनसी की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किसकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो ये थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला, ठीक है ना। 1915 में वापसी होती। फिर जून में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें प्रिटोरिया ट्रांसवाल की एक रेल यात्रा के लिए कहा, एक यात्रा जो गांधी को पहली बार जो सेंट पीटर्सबर्ग पिट्स मैरिट्सबर्ग नैटाल तक ले गई। वहाँ गांधी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा हुआ था। डिब्बे में प्रवेश करने वाले एक स्वायत्त व्यक्ति ने स्वायत्त रेलवे अधिकारियों को बुलाने के लिए जल्दीबाजी की, जिन्होंने गांधी को वैन डिब्बे ने खुद को हटाने का आदेश दिया कि भाई तुम यहाँ से हटो प्रथम श्रेणी में, चाहे तुम्हारे पास टिकट है चाहे नहीं है। नस्लवाद होता था ना, आप क्योंकि कैसे हो, गैर स्वायत्त हो, तो आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कुली भारतीयों के लिए एक नस्लवादी शब्द होता था और गैर स्वायत्त की अनुमति नहीं थी। गांधी ने विरोध किया और अपनी टिकट पेश की, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने शालीनता से बाहर नहीं निकला तो उन्हें जबरन हटा दिया जाएगा। और हटाया भी जाता है, लात मार के बाहर भगाते हैं। जैसा कि गांधी ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, तो एक स्वायत्त पुलिस ने उन्हें ट्रेन से बाहर धकेल दिया और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर क्या कर देता, फेंक देता। वहाँ से आता है बोल के, यार ये बोल के नस्लवाद तो निकल के आता है। गांधी जी वहाँ से काम करना स्टार्ट कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। उन्होंने 1894 में मूल अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति निर्देशित नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहिंसक विरोध का आयोजन किया। वह दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने के लिए साथ ही भारत को जो थे इकट्ठा करने के लिए 1896 में थोड़े समय के लिए भारत आए थे। उन्होंने 1899 में, याद रखना 1899 में होता आपका बोअर युद्ध के फैलने के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय जो चल चिकित्सालय था, मतलब जो आपकी क्या होती थी एम्बुलेंस थी, उसका आयोजन किया। उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, जहां गांधी ने अपने संवर्ग को शांतिपूर्ण संयम और अहिंसक सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया था। अच्छा, उन्होंने एक और खेत भी स्थापित किया था टॉलस्टॉय फार्म के नाम से। तो फिनिक्स और टॉलस्टॉय, जिसे वह स्थान माना जाता है जहां सत्याग्रह को विरोध के हथियार के रूप में ढाला जा सकता था। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह भारत में 1917 में। बोअर का युद्ध कब था यार, बोअर का युद्ध 1899, ठीक है। कपड़ा मिल मजदूरों के लिए नहीं है, तो आपका तो वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, किसानों द्वारा दिए गए करों को कम करने के लिए, ठीक है। नहीं, नील से संबंधित 3 कठिया प्रथा 3/20 इसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया था और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। चंपारण की अगर बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, क्योंकि सक्सेसफुल हो जाते हैं गांधी जी बिना हथियार उठाए हुए। यह एक किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बिहार भारत के चंपारण जिले में हुआ था। कम या बिना वेतन के नील उगाने का किसान विरोध कर रहे थे। चंपारण, जहां हजारों भूमिहीन दास, गिरमिटिया मजदूर और गरीब किसानों को जीवित रहने के लिए आवश्यक खाद्य फसलों के बजाय नील और अन्य नकदी फसलें उगाने के लिए क्या किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। इन वस्तुओं को किसानों से बहुत कम कीमत पर खरीदा गया। जमींदारों के क्रूर लड़ाकों द्वारा उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें अत्यधिक गरीबी में छोड़कर नगण्य मुआवजा दिया जाता था। विनाशकारी अकाल के दर्दनाक समय में भी ब्रिटिश सरकार ने उन पर भारी कर लगाया और दर बढ़ाने पर जोर दिया। भोजन और धन के बिना स्थिति उत्तरोत्तर असहनीय हो गई थी। चंपारण के किसानों ने 1914 में पीपरा में, तो 1916 में तुर्कोलिया नील के पौधे की खेती में सरकार के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, पर वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल ये गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं, आपने जाना है तो जाना है बोल के महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए मना लिया और इस तरह चंपारण
सत्याग्रह शुरू हुआ था? गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी सहित प्रख्यात वकीलों के साथ चंपारण पहुंचे थे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।